एक महिला अपने घर से किसी काम से निकलती है। घर वालों को इस महिला की कुछ खबर नहीं थी, घर वालों को कुछ बताती भी नहीं। अपने काम से जाती है और काफी दिनों तक वो लौट के नहीं आती। इसके बाद पता किया जाता है, पूछताछ की जाती है, तभी उस महिला के परिवार वालों के पास खबर आती है कि उस महिला की लाश मिली हुई है। इसके बाद परिवार वाले हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। मामला पुलिस तक भी जाता है। इधर पुलिस वाले भी परेशान, किस महिला की, इस 21 साल की लड़की की किससे क्या दुश्मनी थी, किसी ने इसको ऐसे क्यों मारा, और मारने का जो तरीका था, और मारने के बाद बॉडी भी जिस हाल में मिली थी, वो भी अपने आप में बेहद हैरान करने वाली, बेहद खौफनाक थी। इसके बाद पुलिस इस मामले पे जांच करती है, और जांच के बाद जो चीज निकल के सामने आई, जो चीज लोगों के सामने बाद में आई, वो चीज इतनी ज्यादा डरावनी थी, इतनी ज्यादा भयानक थी कि ना केवल इस मामले की गूंज उस महिला के परिवार में हुई, ना केवल उस प्रदेश में हुई, बल्कि इस पूरे मामले की गूंज आज शायद पूरे दुनिया में है। और आगे जब आप कहानी पूरी सुनेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाएंगे, घबरा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, और हो सकता है डर भी जाए। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को बताने का, इस कहानी को सुनाने का जो मेन मकसद है, जो मेन मोटिव है, कि जब भी कभी अंधविश्वास, बाबा, इन सारी चीज़ों की बात होती है, जब कभी तांत्रिक के ऊपर चर्चा होती है, या फिर नरबली, या फिर इन सारी चीज़ों की चर्चा होती है, तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे ही देश में है। शायद जो अंधविश्वास है हमारे ही देश में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे शायद कम है, या फिर गाँव में शिक्षा उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज की जो कहानी आप सुनेंगे, इस कहानी के बारे में जब आप पूरा जानेंगे, तो शायद आपकी जो धारणा है, आपकी जो ये थिंकिंग है, ये बदल जाएगी। क्योंकि अंधविश्वास के चक्कर में इस कहानी में इतने लोगों की जान गई, जिसका कोई शायद हिसाब नहीं है, और जिसने सारी चीज की, उसके गुनाह की कोई माफी नहीं है। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन, कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई सुझाव, कोई सजेशन, या फिर कोई कमेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो या फिर नहीं आती हो, या फिर जो भी आपका सुझाव है, आप कमेंट कीजिएगा। उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और इसी बहाने आप सबके नाम याद हो जाते हैं कि कौन कौन मेरे वीडियो को देख रहा है। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1952 में। हमारे देश से कई 100 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया, जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है, और कई बार जब हमारे टीवी पे हिंदू मुस्लिम विवाद होता है, उस पर डिबेट होती है किसी कल्चर को लेके, किसी चीज़ को लेके, तो सबसे ज़्यादा जिस देश का नाम आता है उसमें से इंडोनेशिया जरूर शामिल होता है, क्योंकि सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। इसके बावजूद वहाँ की टीवी पे रामायण वगैरह आती रहती हैं। लिहाजा जब भी डिबेट होता है तो जो हिंदू पक्ष के लोग हैं इस चीज़ को अपना आधार बनाते हैं और इंडोनेशिया का नाम जरूर लेते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है, इसमें इंडोनेशिया का नाम एक दूसरी घटना को लेकर भी बहुत उजागर हुआ था। तो प्रयास करूंगा कि सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताऊं। तो साल 1992 में एक अहमद सुरज्जी नाम के आदमी का जन्म होता है। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, उत्तरी सुमित्रा, नॉर्थ सुमित्रा, वहाँ पे जन्म होता है। जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ, एक साधारण परिवार में हुआ। परिवार में पैसे ज़्यादा थे नहीं, शिक्षा भी ज़्यादा थी नहीं। लिहाजा जो अहमद है चरवाही करता, जानवरों को चराता, और कभी कभार टाइम पास के लिए, क्योंकि अंधविश्वास, भूत प्रेत, सारी चीज़ें होती तो एक्चुअल में है नहीं, तो इन्हीं चीज़ों को वो ठीक करने के बहाने पार्ट टाइम कहीं भूत झाड़ता, कहीं तंत्र मंत्र करता, और ठीक ठाक पैसे 100, 200, 500 वहाँ के हिसाब से जो ये कमा लेता वो कमा लेता। और इन्हीं चीज़ में जब इससे लगता है कि इसका अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो तंत्र मंत्र और इन सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्व होने लगता है। समय बीतता जाता है, अहमद बड़ा होता है, इसकी शादी होती है। शादी के बाद भी इसकी जो पत्नी थी उससे इसका मन नहीं लगता, और अपनी ही पत्नी की दूसरी बहन से इसका अफेयर हो जाता है। अफेयर होने के बाद ये उससे भी शादी करता है। इसके बाद जो इसकी तीसरी साली थी, वाइफ की तीसरी बहन, उससे भी इसका अफेयर होता है, और उससे भी शादी करता है। लिहाजा इसने 3 शादी की थी, तीनों पत्नियों के अपने पास रखता था। इसके पिता बूढ़े हो चले थे, और जो घर का खर्चा था ये तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, इन्हीं सारी चीज़ों से चलाता था। समय बीतता गया, धीरे धीरे अहमद बड़ा होता गया, और जो इसके पिता की उम्र है और धीरे धीरे ढलती चली गई। कुछ समय बीतता है, इसके पिता का निधन हो जाता है, और पिता के निधन के बाद जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, जो पूरे परिवार का बोझ था, वो कहीं ना कहीं अब अहमद के कंधों पे आ जाता है। अब घर का खर्चा जो था वो भी चलाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लोग जो हैं धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे थे, लोगों के अंदर सेंस आ रही थी, वो अंधविश्वास, भूत प्रेत, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं त्यागने लगे थे, कम मान रहे थे। लिहाजा ये हुआ कि जो अहमद का धंधा है कहीं ना कहीं डाउन पड़ने लगा था। जब इसके पिता की मृत्यु होती है और इसके ऊपर ऐसा प्रेशर आता है, इधर धंधा भी डाउन,
घर वाले भी परेशान कि आगे का लालन पालन कैसे हो, ये सारी चीज़ें कैसी हो। इसी बीच अहमद एक सपना देखता है। सपने में ये देखता है कि इसके जो पिता हैं, इसके जो वालिद हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपनी शक्ति बढ़ानी है, तुम्हें ढेर सारे पैसे कमाने हैं, तो तुम्हें 70 महिलाओं का, 70 लड़कियों का सलाइबा यानी कि लार यानी कि थूक पीना होगा। अब ये बात जब अहमद सपने में देखता है तो देखने के बाद जब सुबह उठता है तो इसकी चर्चा अपनी तीनों पत्नियों से करता है और कहता है कि पिताजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने बताया कि अगर पैसे कमाने हैं और धंधा आगे बढ़ाना है और कुछ सुपर नेचुरल पावर, कुछ ऐसी शक्ति अगर लेनी है, तो तुम्हें 70 ऐसी लड़कियों का खून पीना होगा, माफ़ कीजिएगा थूक पीना होगा, लार पीना होगा। और जब तुम ये चीज़ कर ले जाओगे तो तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियाँ आ जाएंगी, तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे और तुम भूतकाल में जा सकते हो, भविष्यकाल में जा सकते हो, तुम गायब हो सकते हो, तुम उड़ सकते हो। ये बात जब अहमद अपनी पत्नी को बताता है, इसकी पत्नियां भी इम्प्रेस होती हैं कि पिताजी सपने में आए थे, वो ऐसा करने को कह रहे हैं, तो जरूर इस बात में सच्चाई होगी। अब ये तीनों पत्नियां अहमद को कहती हैं कि अब इन तीनों का, ये जो 70 लोगों का थूक पीने का कार्यक्रम है, इसे तुम्हें करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि चलो पिताजी सपने में आए, पिताजी ने रास्ता दिखा दिया कि अमीर कैसे होना, कैसे जादू की दिव्य शक्तियाँ आएंगी, लेकिन अब इस घटना को अंजाम कैसे दिया जाए। चूँकि 70 लड़कियों का थूक पीना आप ना किसी से मांग के पी सकते हैं, ना ही कोई लड़की एक तांत्रिक को अपना थूक देगी, चूँकि उसके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी कि पता नहीं मेरे थूक के साथ क्या करेगा, मेरे लार के साथ क्या करेगा। हो सकता है कुछ गलत काम कर दे, कुछ तंत्र मंत्र कर दे। और कोई भी आदमी किसी से कहेगा कि अपना थूक दे दो, तो आदमी, वो औरत हैरान हो जाएगी, परेशान हो जाएगी और जाहिर सी बातें नहीं देगी। अब इसके बाद अहमद घूमना शुरू करता है। साल 1986 की ये घटना है और घूमते घूमते कई लड़कियों के पास जाता है, उनसे थूक मांगता है, कहता है कि आप मुझे अपना थूक दे दो, मुझे पीना है। लेकिन अब फिर हैरान करने वाली बात कि थूक कोई लड़की जब देगी नहीं, थूक मिलेगी कहाँ से। तब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना जिंदा लड़कियों को छोड़ के मर चुकी लड़कियों का थूक पीऊँ। लेकिन अब इसमें भी हैरान करने वाली बात कि जिसके घर की लड़की मरी होगी वो किसी तांत्रिक को, किसी ओझा को, किसी ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले को अपनी लड़की की थूक काहे देगा। अभी इसमें भी ये हाथ आजमाता है, लेकिन कोई भी अपनी बच्ची की, कोई भी अपनी बेटी की, कोई भी अपनी पत्नी की सलाइवा को देने को तैयार नहीं होता। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बीतती जा रही थी, महीनों बीत जाते हैं, धीरे धीरे 2-3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन इसे ना कहीं से कोई थूक मिलता है, ना ही कोई लड़की ऐसी तैयार होती है। और इसका जो आंकड़ा था वो भी बेहद बड़ा था, 70 लड़की इसे पकड़ना था, उन लड़कियों से थूक लेना था। तो जब इसे कहीं से कोई आइडिया नहीं आता, तब ये सोचते सोचते इसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना मैं 70 लड़कियों को मार के तब उनका थूक पीऊँ। जब मैं ही मारूंगा, बॉडी मेरे पास रहेगी, तो कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। रही बात पुलिस की, रही बात कानूनन मामले का, तो जब मैं 70 लड़कियों को मार लूंगा और 70 लड़कियों का थूक मैं पी लूंगा, तो मेरे पास इतनी शक्ति आ जाएगी, मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि फिर शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी सरकार की, किसी कानून की। ना ही कोई कानून, कोई सरकार मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। 70 लोगों को मारना है, 70 लोगों का थूक पी लेना है, मामला बड़ा सिंपल सा है। इसके बाद अभी सबसे बड़ा सवाल ये था इसके साथ कि चलो आइडिया आ गया कि कैसे थूक मिलेगा, क्या करना है, लेकिन अब 70 लोगों को मारे कैसे, और 70 लोगों को मारने के बीच में ये कहीं पकड़ा ना जाए। अगर ये पकड़ा भी जाए तो 70 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस हो जाए, उसके बाद पकड़ा जाए। अब इसी क्रम में इसकी तीनों पत्नियां और ये सोचने बैठते हैं। सोचते सोचते इनके दिमाग में आइडिया आता है कि ऐसी लड़की को पकड़ा जाए जो अपने परिवार वालों से, जो अपने घर वालों से मतलब ना रखती हो। ऐसे लोगों को टारगेट करना भी आसान है। ऐसे लोगों को अगर मार दिया जाएगा तो शायद उनके पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोने वाला नहीं है, तो लिहाजा जो फंसने के चांस है, जो पकड़े जाने के चांस है, कहीं ना कहीं बेहद कम हो जाते हैं। तो फिर जो अहमद है वो ऐसी लड़कियों की तलाश में निकलता है, और निकलने के दौरान जो ऐसी लड़कियां उसे मिलती हैं वो सिर्फ रेड लाइट एरिया में मिलती हैं। क्योंकि जो भी देह व्यापार करती हैं, जो भी शारीरिक तौर पे अपनी सर्विस देती हैं, फिजिकल सर्विसेज देती हैं, ऐसी लड़कियां खासकर अपने घर से कटी रहती हैं, या फिर इनके धंधे के बारे में घर वालों को नहीं पता होता कि ये कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, कई कई दिन तक ये गायब भी रहती हैं। लिहाजा जो इनके पीछे कोई पूछने वाला हो, जो इनके पीछे कोई रोने वाला हो, ऐसी लड़कियों के पीछे रोने वालों की जो चांसेस है बड़ी कम होते हैं। अब इसके बाद अहमद के दिमाग में आइडिया आ जाता है कि जो धंधे वाली हैं, जो प्रोस्टिट्यूट हैं, इन्हें टारगेट करना है, इन्हें मार देना है और इनके सलाइबा को पी लेना है।
अब इसके बाद साल 1986 से ही अहमद ऐसी लड़कियों को पकड़ने की कोशिश शुरू करता है और सबसे पहले एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और कहता है कि आप बेहद खूबसूरत हैं और मैं एक तांत्रिक हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपके ऊपर एक पूजा कर दी जाए तो उस पूजा के बाद, उस धार्मिक अनुष्ठान के बाद आपके प्रति जो कस्टमर है बिना देखे बस आपकी आवाज़ से आकर्षित हो जाएंगे और आपका धंधा इतना अच्छा खासा चलने लगेगा कि शायद आप आने वाले समय में करोड़ों कमा लेंगे। अब वो प्रोस्टिट्यूट जो देह बेच के ही अपना पैसा कमा रही है, जाहिर सी बात है वो भी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास आएँ, मुझसे सर्विसेज लें ताकि मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊँ। वो प्रोस्टिट्यूट इसकी बातों में आ जाती है। उसके बाद अहमद उसे एक जगह पे लेके जाता है और कहता है कि आप जो है इस गड्ढे में खड़ी हो जाइए। उसने 5 फुट का गड्ढा भी खोद रखा था। लड़की गड्ढे में जैसे ही खड़ी होती है, अहमद उस गड्ढे को मिट्टी से भर देता है। लड़की थोड़ा सा हैरान होती है, थोड़ा सा परेशान होती है, ये किस तरह का धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन ये तांत्रिक था। लड़की को कुछ आइडिया नहीं था, लड़की लालच में थी। ये जब कहता है कि इस अनुष्ठान में मैं गड्ढे में आपको खड़ा करूंगा ताकि आपकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके शरीर में नकारात्मक चीज़ें हैं, वो ज़मीन के अंदर चली जाए और आपका जो खिला हुआ चेहरा है, जो आपके अंदर एक आकर्षण है, शरीर के ऊपरी हिस्से में आ जाए। अब ये सारी चीज़ें जब ये कन्विंस करता है, उस लड़की को कहता है, तो लड़की भी इसकी बातों में आती है और आने के बाद उस गड्ढे में शांति से खड़ी हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लड़की नोटिस करती है कि इसने इस तरह से मिट्टी को दबा दिया था उसके अंदर, उसके आसपास गड्ढे में, कि अब लड़की बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। लड़की थोड़ा सा परेशान होती है, थोड़ा सा हैरान होती है और इससे जब कहती है कि मैं अब हिल नहीं पा रही हूँ, आपने ये किस तरह का रिचुअल किया है, कुछ देर तक वो भाई बर्दाश्त करती है, लेकिन बर्दाश्त करने की जब सीमा पार होती है और उसे लगता है कि ये किस तरह का रिचुअल है जिसमें ना मैं हिल पा रही हूँ, ना डुल पा रही हूँ, काफ़ी देर तक ये कार्यक्रम चल रहा है, ना ये कोई पूजा कर रहा है, ना ही कोई पाठ कर रहा है, तो आखिर ये कर क्या रहा। अब जैसे ही वो लड़की कहती है कि मैं हिल नहीं पा रही, और जब अहमद ये बात सुनता है कि लड़की अब कंट्रोल में, काबू में आ चुकी है, इसके बाद अहमद एक रबड़ की रस्सी को निकालता है और उस महिला के गर्दन के चारों तरफ लपेटता है और लपेट के इस तरह से कसता है कि महज कुछ सेकंडों में उस महिला की मौत हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने फांसी इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट्स को पढ़ा है कि जब किसी को फांसी दी जाती है तो कई सारी चीज़ें हो जाती है उसके साथ। नाक से खून भी आ जाता है, कभी कभार अगर पुरुष है तो उसका स्पर्म भी गिर जाता है और मुंह से स्लाइवा वगैरह निकल जाता है। तो जैसे ही इसका गला कसा जाता है इस महिला का, तो इस महिला के मुंह से भी लार, कान से खून, नाक से खून, ये सारी चीज़ें निकलने लगती हैं और अहमद को भी यही चीज़ चाहिए थी। अहमद उस महिला की स्लाइवा को एकत्र करता है, इकट्ठा करता है और उसी के सामने गटक के पी जाता है। इसके बाद अहमद को बचना भी था कि कभी ये मामला खुले तो इस मामले की पहचान ना हो और ये जो बॉडी है, जो लाश है, जल्द से जल्द सड़ जाए, गल जाए। इसके बाद अहमद उस प्रोस्टिट्यूट की सारे कपड़ों को उतारता है और उतारने के बाद उसी गड्ढे में दफन कर देता है। कपड़ा उतारने का सबसे बड़ा रीज़न उसके पास यही था कि कपड़ा रहेगा तो बॉडी शायद जल्दी डिकम्पोज ना हो, लेकिन बिना कपड़े की लाश, जो बिना कपड़े की जो लड़की है, थोड़ा जल्दी सड़ जाएगी उसके बताने के हिसाब से। इसके बाद अहमद उसके सर को अपने घर की डायरेक्शन में करता है और उसके सारे कपड़ों को लेके अपने घर पे आ जाता है। स्लाइवा पी चुका था और इसका पहला शिकार पूरा हो चुका था। इसके बाद ये दूसरी लड़की के पास जाता है, दूसरी लड़की को भी यही चीज़ बताता है, उसे भी अपने खेत में लेके आता है। घर के बगल ही गन्ने का खेत था, उसमें लेके जाता है और उसी खेत में सेम तरीके से उस लड़की को भी पहले गड्ढे में बंद करता है। बंद करने के बाद सेम तरीके से मारता है। मारने के बाद उस लड़की की स्लाइवा को, उस लड़की की लार को पीता है और उस लाश को भी सेम तरीके से उसी खेत में दफन कर देता है। इसके बाद ये अपने तीसरे शिकार के पास जाता है, उसको भी सेम तरीके से मारता है, उसका स्लाइवा पीता है, जो उसका सर है अपने घर की डायरेक्शन में करता है। फिर चौथी लड़की के पास जाता है, पांचवी लड़की के पास जाता है और ऐसे ऐसे साल 1986 बीत गया, साल 1987 बीत गया, 1988 बीत गया, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। आप सोच के देखिए कि 1986 से लेके 1997 के बीच में 11 साल आते हैं। इसने किस तरह से कितनी लड़कियों को मार के उसी खेत में दफन किया होगा। साल 1997 में एक कमला देवी नाम की महिला, उसे कुछ भूत बाधा थी, कुछ प्रेत बाधा थी उसके हिसाब से, लिहाजा इस चीज़ को हल करवाने के लिए वो अपने घर से एक रिक्शा में निकलती है और निकल के, चूँकि उसने अहमद का बड़ा नाम सुना था,
उसने सुन रखा था कि अहमद बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है, बहुत जल्दी भूत बाधा दूर कर देता है। इसने अपनी मार्केटिंग भी कुछ इस तरीके से की थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति आकर्षित हों, इसके पास आएँ और इसके जाल में फंसे। लिहाजा कमला भी 21-22 साल उम्र थी, ज़्यादा उम्र ज़्यादा थी नहीं। इसके जाल में फंसती है और फंसने के बाद इसके पास आती है और जैसे ही रिक्शे से उतरती है, उस रिक्शे वाले को कहती है कि आप इस चीज़ के बारे में किसी को बताइएगा मत कि मैं इस जगह पे आई, और ना ही किसी से चर्चा कीजिएगा। अगर कोई पूछे मैं कहाँ गई तो ये चीज़ भी आप किसी को बताइएगा नहीं। अब कमला को ये चीज़ें शायद पहले वो अहमद बता चुका था, या फिर कमला के दिमाग की उपज थी, या फिर चाहे जो था ये राज भी कमला के साथ जा चुका। अब जैसे ही कमला आती है, सेम तरीके से अहमद उसे अपने गन्ने के खेत में लेके जाता है, उसे भी मिट्टी में दफन करता है, उसका गला घोटता है, उसकी सलाइवा को पीता है और उसके कपड़ों को निकालते हुए, उसके सामान को, उसके वॉलेट को, उसके पर्स को अपने पास रखते हुए उसके सर को घर की डायरेक्शन में करके सेम तरीके से दफन कर देता है। 24 अप्रैल साल 1997 की ये घटना है। 25 बीतता है, 26 बीतता है, 27 तारीख को उसी खेत में कुछ लोग, 2 लोग, जैसे गांव में कल्चर होता है कि कुछ लोग फ्रेश होने के लिए, मलत्याग के लिए खेतों में जाते हैं, तो सेम तरीके से अहमद की बुरी किस्मत थी कि 2 लोग उस खेत में जाते हैं मलत्याग के लिए। और जो खेत में जाते हैं तो किस्मत देखिए कि उसी सेम जगह पे जाते हैं जहाँ इस महिला को, इस लड़की को, कमला को दफन किया गया था। जब कमला पहुँचती है, दफन हो जाती है, और 2 दिन बाद ये लोग पहुँचते हैं, 3 दिन बाद, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। उन्हें लगता है कि जैसे मिट्टी के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, जैसे इस मिट्टी में कुछ दफन किया गया है। अब गांव के लोग थे, उन्हें लगता है कि शायद किसी ने कुछ पैसा दबाया, या फिर कुछ सोना दबाया, या फिर कोई चीज़ हो, कीमती चीज़ हो, तो क्यों ना इस गड्ढे को खोदा जाए और देखा जाए कि इसमें क्या दफन है। इसके बाद वो दोनों गांव वाले उस गड्ढे को खोदते हैं, और खोदने के बाद अंदर की जो चीज़ देखते हैं, देखने के बाद उनकी चीख निकल जाती है। अंदर कमला जो है, बिना कपड़ों के नंगी हालत में, गर्दन पे निशान थे, सर पे चोट के निशान थे। जाहिर सी बात है, जब गला दबाया जा रहा था, इसने कई बार बचने का प्रयास किया होगा। इन सारे निशानों के साथ बिना कपड़ों के कब्र में जो कमला है वो लेटी हुई थी। गांव वाले देखते हैं, चीख पुकार होती है, आसपास के लोग और इकट्ठा होते हैं। मामला पुलिस में जाता है, पुलिस वाले आते हैं, लाश को कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। इसके बाद फिर जो बारी आती है इस लड़की की पहचान की, और इस लड़की को किसने मारा। अब चूंकि ना कोई आइडेंटिटी कार्ड था, ना कमला के सिर पे कोई कपड़ा था, तो पहचान आखिर हो कैसे। इसके बाद पुलिस कड़ी दर कड़ी इस घटना को जोड़ने लगती है कि लड़की आखिर आई कैसे थी, यहाँ पे पहुंची कैसे, और सबसे नज़दीक घर किसका है, शायद उसने कुछ देखा हो। तो जो सबसे नज़दीक घर था वो अहमद का ही था। पुलिस अहमद के घर पे पहुंचती है, अहमद से पूछताछ करती है, लेकिन अहमद साफ मुकर जाता है। इसके बाद जब अहमद मुकर गया, कोई सबूत भी इसके खिलाफ नहीं था, पुलिस फिर लौटती है और फिर ये पता करने लगती है कि लड़की अकेले आई थी, या फिर किसी के साथ आई थी, या फिर इसके साथ ऐसी घटना होते हुए किसी ने देखा। तो जब पूछताछ पुलिस करती है तो पता चलता है कि ये लड़की एक रिक्शे में आई थी। अब पुलिस का जो संदेह है उस रिक्शे वाले के पास जाता है। रिक्शे वाले को पकड़ा जाता है। जो रिक्शा वाला था, 15 साल उसकी उम्र थी, एंड्रियास नाम था, माइनर था, जुवेनाइल था, तो उससे भी कुछ कहा नहीं जा सकता था, उसको भी कुछ बोला नहीं जा सकता था। लिहाजा पुलिस जब उससे फिर से पूछताछ करती है कि तुम इस जगह पे क्यों आए थे, इस महिला को तुमने क्यों छोड़ा, तो रिक्शा वाला बताता है कि ये महिला जब आई थी किसी अहमद के घर पे आई थी। घर की तरफ इशारा करता है और बताता है कि इस घर पे आई थी और मुझसे कहा था कि इस घटना के बारे में किसी से जिक्र मत करना कि मैं यहाँ पे आई हूँ। अभी बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो थोड़ा उन्हें संदेह होता है कि एक महिला जब किसी के घर पे आ रही है, वो आखिर एक रिक्शे वाले को किसी को बताने से मना क्यों कर रही है। और रिक्शा वाला भी बता रहा है कि उसने इस अहमद के घर पे छोड़ा। अब पुलिस फिर अपनी फोर्स लेके अहमद के घर पे आती है। घर पे जब दबिश डालती है, छापा मारती है, चारों तरफ जांच पड़ताल करती है, इस महिला के जो वॉलेट हैं, जो कपड़े हैं, जाहिर सी बात है कपड़ों पे कुछ खून लगा था, ये सारी चीजें अहमद के घर पे मिलती हैं। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। अहमद को उठाया जाता है, अहमद से पूछताछ की जाती है। कुछ दिन तक अहमद मना करता है, लेकिन जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है तो अहमद सारी चीज़ों को कबूलता है। और जब इससे पूछा जाता है कि तुमने अब तक कितनी लड़कियों को मारा, तो इसने बताया कि ज़्यादा एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं, लेकिन 42 से 43 लड़कियों को मैंने मारा है। अब पुलिस ये आंकड़ा जब सुनती है तो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, चौंकती है, और कुछ खुदाई करने वालों को लेके उस खेत के पास जाती है। और खेत में जब खुदाई करती है
तो 42 लोगों के कंकाल मिले थे। कुछ बॉडियां ठीक ठाक थी, कुछ सड़ चुकी थी, कुछ की बस हड्डियां बची थी। इसके बाद जब ये खबर निकल के लोगों के सामने आई तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि उनके बगल एक ऐसा आदमी रह रहा था जिसने 42 लोगों की जान ले ली और उसका जो आंकड़ा था 70 तक पहुंचना था। मामला कोर्ट में जाता, कोर्ट में जाने के बाद ज़्यादा ट्रायल नहीं होता। 1997 की घटना है। फरवरी 1998 में इसे सजाए मौत दे दी जाती है और वहाँ पे जो सजाए मौत की टेक्निक है वो गोलियों से भूनने का है, गन स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली मारने का है। इसके बाद मामला इसका रफा दफा हो गया। बचती हैं इसकी पत्नियां। इन पत्नियों को भी शुरू में सजाए मौत दी जाती है कि आपने 42 लोगों के कत्ल में अपने पति का साथ दिया, उसका सपोर्ट किया। लेकिन फिर ये लोग मर्सी पिटीशन फाइल करती हैं। और महिलाएं थी, महिलाओं के लिए वैसे भी हर जगह की पुलिस, हर जगह की अदालत सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। तो इनकी जो सजा है बाद में बदल के उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। और साल 1998-97 में ये सारी चीज़ें। साल 2008 में जो अहमद है उसे गन स्क्वाड के सामने रख के गोलियों से भून दिया गया। आज इसके ऊपर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी जा रही हैं कि कैसे एक अंधविश्वासी आदमी के चक्कर में 42 महिलाओं की जान गई और वो भी अंधविश्वास में फंस के ही मरी। और शायद पुलिस इसे ना पकड़ती, इसे ना झपती तो ये आंकड़ा 70 के पार पहुंच जाता। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने अपने अंधविश्वास के चक्कर में 42 लोगों का खून किया और शायद ये आंकड़ा 70 पार भी जा सकता था। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई सुझाव, कोई सजेशन आप देना चाहें तो प्लीज़ दे दीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।